नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है। उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन को भी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया जा चुका है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड इस राइट टू इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाने के लिए 2005 में सरकार के द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया एंड उस एक्ट को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, उसमें जो हमें अधिकार मिले हैं वो हम तक पहुंच सकें, इसे इंश्योर करने के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस का गठन किया जाता है। आज हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशंस के बारे में जानेंगे कि इसके कितने मेंबर्स होते हैं, कौन उन्हें अपॉइंट करता है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इनके फंक्शंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। 2019 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स भी लाई गई थी। उन अमेंडमेंट के तहत क्या चेंजेस लाए गए उनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। जैसे मैंने आपको कहा कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब कि कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता है। और कानून के द्वारा बनाई गई इस बॉडी को अगर हम बात करें आरटीआई एक्ट की, देखिए आरटीआई एक्ट 2005 में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है सेक्शन 12 में, जिसे इसे काफी विस्तृत तरीके से डिस्कस किया गया है। अब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में इसे बनाया गया है, एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि हर उस केस में दखल देती है, हर उस केस में इंक्वायरी करती है जहां पर पीआईओ दैट इज हमारे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग सरकारी विभागों में, अगर वो हमारी शिकायत नहीं सुनते हैं या फिर हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम अपील करते हैं उनके सुपीरियर्स को, अगर वहां पे भी सुनवाई नहीं होती है तो हम सीआईसी के पास पहुंच जाते हैं एंड सीआईसी उसका समाधान हमें देती है। बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। देखिए कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का प्रावधान है, तो सीआईसी में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। एंड इनके अलावा 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। ये 10 हमेशा अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अलावा केवल 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ही अपॉइंट किए गए हैं, जिसकी वजह से सरकार को क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है। अब तो आज की डेट ये है जी। अब बात करते हैं कि इनको अपॉइंट कौन करता है। देखिए इन सबको यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को अपॉइंट कर देंगे ऐसा नहीं है, प्रॉपर एक कमेटी का गठन किया जाता है। इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा उसके मेंबर होते हैं, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इन तीनों की कमेटी जो है वो कुछ नामों को सजेस्ट करती है एंड उन्हीं नेम्स को क्या किया जाता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सीआईसी के रूप में यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। बात करते हैं टर्म्स की। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 में इस एक्ट में एक अमेंडमेंट लाई गई थी। उस अमेंडमेंट के तहत यहां पर कहा गया कि कोई भी मेंबर जो है उनकी टर्म जो है वो 3 वर्षों की होगी। बेसिकली उस अमेंडमेंट में तो यही कहा गया है कि सरकार डिसाइड करेगी कि उस मेंबर की टर्म कितनी होनी है। 2019 की अमेंडमेंट से पहले ये था कि टर्म फिक्स थी, दैट इज 5 इयर्स की टर्म फिक्स थी एक मेंबर को या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को 5 वर्षों के लिए, या फिर 65 इयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, तब तक के लिए उस पोजीशन में रहने की इजाजत थी। लेकिन 2019 में जो अमेंडमेंट लाई गई उसमें ये दारोमदार सरकार को दे दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि कितनी टर्म हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस अमेंडमेंट के तहत रूल्स जारी किए एंड उन रूल्स के मुताबिक आज की डेट में जो टर्म है वो 3 वर्ष यानी कि 3 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, ये आज की डेट में उनकी जो टर्म है वो निर्धारित की गई है। दूसरी बात ये कि ये जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यहां पर वो एक ही बार अपॉइंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस की। देखिए आर्टिकल 12 क्लॉज 5 में कुछ क्वालिफिकेशंस दी गई हैं जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए जाने के लिए जरूरी हैं। इसमें यह कहा गया है, देखिए 2 तरह की, एक पॉजिटिव क्वालिफिकेशन यानी कि क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव क्वालिफिकेशन की क्या नहीं होना चाहिए। दोनों को फुलफिल करना होता है तभी आपको अपॉइंट किया जा सकता है एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर। क्या होना चाहिए, तो इसमें बताया गया कि आप केवल उन्हीं व्यक्तियों को
जो कि पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ हैं with wide knowledge and experience in the fields of law, science and technology, social services, management, journalism, mass media and administration and governance. इन फील्ड्स में से किसी में भी आप माहिर हैं, किसी का भी एक्सपीरियंस लेकर चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन आपके पास है, अच्छी नॉलेज है आपके पास, आप अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। बट एट द सेम टाइम यहां पर कुछ इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए गए हैं और वो बताए गए हैं आर्टिकल 12 क्लॉज 6 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 में, जिसमें बताया गया है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर एमएलए हो किसी भी स्टेट या यूटी में, या फिर कोई भी ऐसी पोजीशन होल्ड करता हो विच इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और कैरिंग ऑन एनी बिजनेस परस्यूइंग एनी प्रोफेशन, इन सभी व्यक्तियों को आप अपॉइंट नहीं कर सकते हैं एज सीआईसी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सो ये आपकी डिस्क्वालिफिकेशंस यहां पर आ गई हैं। इनको भी सरकार को ध्यान में रखना होता है, कमेटी को ध्यान में रखना होता है जब भी किसी का नाम सजेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ और, हम बात कर लेते हैं रिमूवल की। देखिए, एक बार किसी व्यक्ति को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाता है तो इसे रिमूव करने की भी जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। किन ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है? अगेन, आपने जो पहले हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ग्राउंड पढ़े थे वही सेम ग्राउंड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति जो कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या फिर सीआईसी है, अगर एडजस्ड इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। दूसरा क्या है कि कन्विक्टेड इन एनी ऑफेंस, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नजरों में, ओपिनियन में मॉरल टर्पिट्यूड को लीड करता है। तीसरा है एंगेजेस ड्यूरिंग हिज और हर टर्म आउटसाइड हिज और हर ऑफिस फॉर पिक्यूनरी गेन्स। चौथा है इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन द ऑफिस ड्यू टू इनफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। पांचवा है ही हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विच आर लाइकली टू अफेक्ट प्रिजुडिशली हिज ऑफिशियल फंक्शन। सो कहीं पे उसने कोई शेयर्स खरीद लिए या फिर कोई ऐसा फाइनेंशियल इंटरेस्ट गेन कर लिया जो कि उसके इस फंक्शन को इफेक्ट कर सकता है, तो ये अपॉइंट डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। इसके अलावा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाने का एक और ग्राउंड है, दैट इज प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। अगेन द प्रोसीजर इज सेम, द ड्रिल इज सेम कि अगर प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के ग्राउंड को यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ देम, इस केस में सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास मैटर को रेफर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक इंक्वायरी कंडक्ट कराई जाएगी। इंक्वायरी के ग्राउंड्स के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहां पे सजेस्ट करता है कि उस मेंबर को हटा देना चाहिए, तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस व्यक्ति को हटाएंगे, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस की। देखिए, सैलरी एंड अलाउंस एंड अदर सर्विसेज की बात करूं तो एक बार सरकार ने जो सैलरी या अलाउंस या फिर अदर सर्विस कंडीशंस को आपको अपॉइंट करते समय आपको दिया है, उन टर्म्स ऑफ कंडीशन को आपके अगेंस्ट चेंज नहीं किया जा सकता। यस, उन्हें बढ़ाया जरूर जा सकता है। 2019 में यह हमें देखने को मिला कि सरकार ने जो रूल्स नए लेकर आए थे आरटीआई एक्ट के तहत, उन रूल्स में जो सैलरी है उन्हें बढ़ाया है। सो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो आज की डेट में लगभग 2.5 लाख रुपए की सैलरी इन सभी लोगों को दी जाती है, चाहे वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो। सो ये हमने यहाँ पर अब देखा इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, रिमूवल को एंड अपॉइंटमेंट को। अब बात कर लेते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। देखिए, पावर्स एंड फंक्शंस में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक डिपार्टमेंट में पीआईओज होते हैं, पर्सन दैट दीज आर द ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ऑफिशियल्स होते हैं, राइट। नाउ ये जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, अगर ये हमें इंफॉर्मेशन देने से फेल हो जाते हैं, हर डिपार्टमेंट में इनको लाना लाजमी होता है आरटीआई एक्ट के तहत। अगर ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाते हैं तो हम इनके सुपीरियर तक जा सकते हैं। अगर वहां पे भी हमें समाधान नहीं मिलता है तो हम जो है यहां तक जा सकते हैं, यानी कि सीआईसी में जा सकते हैं। अब क्या पावर्स हैं इनकी, समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कहता है जी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। किस तरह के पर्सन से ये कंप्लेन रिसीव करते हैं? सो बेसिकली ये आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। आपको समझना होगा कि इनके पास तो कंप्लेन्स जा रही हैं जिनका समाधान नीचे नहीं हुआ। एंड कंप्लेन्स किस नेचर की हैं कि आपने इंफॉर्मेशन किसी डिपार्टमेंट से मांगी थी, आप वो इंफॉर्मेशन सही मांग रहे थे, आपको नहीं दी गई, या अधूरी इंफॉर्मेशन दी गई, या पैसा ज्यादा चार्ज कर लिया, इस तरह की कंप्लेन्स जाती हैं। चलिए, सो क्या कहता है जी? कहता है जी, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी डिपार्टमेंट के पास अपनी इंफॉर्मेशन नहीं हासिल कर पाया किसी डिपार्टमेंट से, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर
अपॉइंटेड नहीं था, या फिर उस डिपार्टमेंट के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने उस व्यक्ति को वो इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, या फिर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में नहीं दी गई है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके लिए जो फी चार्ज की जा रही है वो काफी ज्यादा अनरीजनेबल मानी जा रही है, या फिर कहता है जी जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग या फिर फॉल्स है, या फिर इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ कोई और मुद्दा हो, तो इन सभी मुद्दों में कंप्लेन की जा सकती है सीआईसी तक। अब कहता है जी कंप्लेन होने के बाद होगा क्या। सीआईसी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास जब ये कंप्लेन जाएगी तो वो अपनी तरफ से सुओ मोटो ग्राउंड्स पे, सुओ मोटो बेसिस पे एक इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये जो इंक्वायरी ऑर्डर करते समय कमीशन के पास एक सिविल कोर्ट की पावर्स हो जाएंगी। सो जो सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं ट्रायल कंडक्ट करते टाइम वो यहां पर इनके पास भी आ जाएंगी। सो सिविल कोर्ट की कौन सी पावर्स इनके पास है, कहता है जी समनिंग और एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन और कंपेलिंग देम टू गिव ओरल और रिटन एविडेंस ऑन ओथ एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एज दे थिंक आर रिक्वायर्ड। सो ये यहां पर एक तो पहली पावर होगी कि किसी को आप समन कर सकते हो, बुला सकते हो, उनसे एविडेंस ले सकते हो, ओरल रिटन एविडेंस, शपथ पत्र पे आप उनसे एविडेंस ले सकते हो। दूसरा क्या है, डिस्कवरी और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हो। जैसे किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से, पीआईओ से आप डॉक्यूमेंट वगैरह मंगवाना चाहते हैं तो वो आप यहां से मंगवा सकते हैं। एफिडेविट पे आप एविडेंस ले सकते हो। रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, सो कोर्ट या ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड भी ये ले सकते हैं। इशुइंग समन फॉर एग्जामिनेशन और विटनेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब। सो ये सारी की सारी पावर्स आप देख रहे हैं कि इनके पास दी गई हैं। कहता है जी ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ द कंप्लेंट द कमीशन मे एग्जामिन एनी रिकॉर्ड विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एंड नो सच रिकॉर्ड मे बी विदहेल्ड फ्रॉम इट ऑन एनी ग्राउंड। सो हर तरह का रिकॉर्ड जो है सीआईसी को देखने की जो पावर है वो दी गई है। कहता है जी पब्लिक रिकॉर्ड जो है वो हर तरह के सीआईसी मंगवा सकता है। अब बात करते हैं, कहता है जी कमीशन हैज पावर टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। दिस इंक्लूड्स, किस किस तरह के यहाँ पर जो डिसीजंस है वो यहाँ पर कंप्लाई करने के लिए मजबूर कर सकता है सीआईसी पब्लिक अथॉरिटी को। तो उसमें ये सारी चीजें आ गई जहां पर पब्लिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी को मजबूर किया जा सकता है, पब्लिक अथॉरिटी को अपॉइंट करने के लिए पीआईसी यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए मजबूर किया जा सकता है सीआईसी के द्वारा, इंफॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने के लिए यहाँ पर मजबूर किया जा सकता है, मेकिंग नेसेसरी चेंजेस to practices relating to management, maintenance, destruction of records, enhancing training provisions for officials on the right to information, seeking an annual report from the public authority on compliance with this act. So ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं जो कि पावर्स हैं। क्या पावर्स हैं कि किस तरह के डिसीजंस आफ्टर इंक्वायरी सीआईसी इंपोज कर सकता है पब्लिक अथॉरिटी पे, राइट। सो ये सारी की सारी पावर्स, इवन पेनल्टी की भी यहाँ पे पावर्स दी गई हैं, ये सारी की सारी पावर्स सीआईसी के पास दी गई हैं। अब कहते हैं जी कमीशन सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि हमें हर स्टैट्यूटरी बॉडी के केस में देखने को मिलता है विद रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट की हमने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या केस आए, किस तरह के केस आए, वो सारी एनुअल रिपोर्ट एक सरकार के पास जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने पेश करती है। कहता है जी व्हेन अ पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कंफर्म टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द कमीशन मे रिकमेंड टू द अथॉरिटी स्टेप्स व्हिच ऑट टू बी टेकन फॉर प्रमोटिंग सच कंफर्मिटी। अब दूसरा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो भी डिसीजन होगा सीआईसी का वो बाइंडिंग होगा किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर। यहां पर कोई अपील का प्रावधान हमें देखने को नहीं मिलता है। सो ये था जी सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कि आज हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।